गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पार्ट 2 आज हम करेंगे, ठीक है, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे पैथोजेंस के बारे में और कुछ ऐसे डिजीज़ के बारे में जो कि कॉमन है इन पैथोजेंस की वजह से और इंडियन सिनेरियो में काफ़ी देखने को मिलती हैं। मैं जूम करके एक बार आपको स्क्रीन दिखा देती हूँ, वाइट बोर्ड दिखा देती हूँ, क्योंकि बाद में ना फिर दिक्कत आती है बच्चों को। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। ठीक है बेटा, चलिए रिकॉर्ड करते हैं आज की क्लास। सेटल करती हूँ कैमरा एंड हियर वी गो। छोटी क्लास होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक। तो बेटा, कल हमने ह्यूमन हेल्थ के बारे में डिस्कस किया। हेल्थ है क्या चीज़, हमने ये डिस्कस किया। आज हम पैथोजेंस के बारे में देखेंगे और 4 कॉमन डिजीजेस के बारे में देखेंगे। डिजीजेस और भी गिवन है, अगर वीडियो अलाउ करेगी तो मैं और डिजीजेस को कवर कर दूंगी, अदरवाइज वी विल बी गोइंग फॉर दिस 4 डिजीजेस इन दिस वीडियो इटसेल्फ। चलिए बेटा, पहली बात तो डिजीज जो पैथोजन से कॉज होते हैं वो कम्युनिकेबल होते हैं जनरली, और सॉरी, दे आर नॉट कम्युनिकेबल, दे आर जनरली इन्फेक्शियस डिजीजेस, मीन्स दे कैन बी कम्युनिकेबल, ठीक है। अब डिजीज क्या था? डिजीज है जब आपकी बॉडी का कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जब फेल कर जाए अपने नॉर्मल वर्किंग को कंप्लीट करने में या प्रॉपर तरीके से अपने फंक्शंस को कंप्लीट करने में, देन वी डिस्क्राइब इट एज अ डिजीज, ओके। और ऐसे ही इंसान को हम अनहेल्दी या इल बोलते हैं, सिक बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा, पहले डेफिनेशन आएगी पैथोजेंस की। पैथोजेंस हैं क्या? पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इंसान में अलग अलग तरह की मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजिकल चेंजेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और इंसान को बीमार करते हैं, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं। वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, हमारे पास प्रोटोजोआंस हैं, हेलमिंथीज हैं, निमेटोड्स हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। वायरस को जानते हो आप लोग, बैक्टीरिया, फंजाई, सभी टर्म से आप अवेयर हो। यहाँ आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आप इन सभी के एग्जाम्पल्स मुझे दोगे। any 2 viruses, any 2 bacteria, any 2 fungi, any 2 protozoans, helminthes, nematodes, and whatever sort of microorganism you can look for it, mention it down in your notebook कि मैम वायरस में सपोज रेट्रोवायरस है, राइनोवायरस है, रेट्रोवायरस कॉजेज HIV/AIDS, ठीक है, राइनोवायरस कॉजेज कॉमन कोल्ड, तो आप वो चीज़ लिखोगे प्लस 5 सिम्टम्स लिखोगे और उसका क्या क्योर है हमारे पास ये लिखोगे, ठीक है। बैक्टीरियाज, कोई भी 2 बैक्टीरिया बताओगे, उनकी होने वाली बीमारी बताओगे, उनसे होने वाली उनके सिम्टम्स आप बताओगे। ये आज का आपका काम रहेगा। आप इसी तरह से जितने ऑर्गेनिजम्स को ढूंढ सकते हैं ढूंढिए, इट विल हेल्प यू इनरिचिंग योर नॉलेज। अब बेटा देखो, ये एक स्टेटमेंट है जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, एंड व्हाट आई फील इज असर्शन रीजन का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। आज नहीं, कल नहीं, हो सकता है आने वाले टाइम में आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। लाइन बोलती है ऑल पैरासाइट्स आर पैथोजेंस, ऑल पैरासाइट्स आर पैथोजेंस। इसी को बेटा डबल वे में पूछा जा सकता है कि असर्शन रीजन दे दिया, ऑल पैरासाइट्स आर पैथोजेंस, ऑल पैथोजेंस आर पैरासाइट्स, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स आपको दे दी, अब बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। बोथ ट्रू, बोथ फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, इस तरह से करके आपको हजारों ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को ध्यान से देखो कि सभी पैरासाइट्स जो है बेटा वो पैथोजेंस होते हैं। पैरासाइट्स क्या हैं? हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है पुरानी क्लासेस में, पुरानी क्लासेस इन द सेंस जूनियर क्लासेस में, उसमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से प्रिपेयर्ड फूड लेता है पैरासाइट और अपने खाने की संतुष्टि करता है, अपने खाने की नेसेसिटी को फुलफिल करता है, ओके। तो बेटा पैरासिटिक रिलेशन भी होता है, पैरासिटिक रिलेशन भी होता है, क्यों? क्योंकि ये जो है ना बेटा, इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल ए है वो 2 पे डिपेंडेंट है किसी चीज के लिए, लेकिन 1 जो है वो 2 को किसी तरह से बेनिफिट नहीं दे रहा है।
जो ये वन इंडिविजुअल है ये डिपेंडेंट है टू पे अपने खाने के लिए, लेकिन इन नन वे ही इज शोइंग इट्स ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द टू नंबर। ठीक, यानी कि मेरे और आपके बीच में अगर पैरासिटिक रिलेशन है देन यू आर डिपेंडेंट ऑन मी फॉर समथिंग बट यू आर नॉट बेनिफिटिंग मी इन एनी वे। ओके, सो दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जहाँ बेटा दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं वो क्या होता है, इट इज सिम्बायोटिक रिलेशन और म्यूचुअलिज्म। ठीक है, ये दो टर्म्स वहाँ यूज होती हैं। क्या बोला मैंने, सिम्बायोटिक और म्यूचुअल, स्पेलिंग इसकी चेक कर लेना एक बार, बाकी टर्म म्यूचुअलिज्म होती है। ठीक है जी, तो पैरासिटिक यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी से फूड ले रहा है बट इन नन वे इट इज कॉजिंग एनी बेनिफिट टू आवर बॉडी, इंस्टेड इट इज कॉजिंग हार्म टू द बॉडी और द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दे कॉज हार्म टू होस्ट ऑर्गेनिज्म बाय लिविंग इन और ऑन देम, इन और ऑन देम। यहाँ देखो एक नॉर्मल सा ये 3 अक्षर यूज हुए हैं बेटा, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा व्हाट आर एंडोपैरासाइट्स एंड व्हाट आर एक्सोपैरासाइट्स। एनसीईआरटी बड़ी अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है, हर स्टेटमेंट से आप क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, इन जब कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर रहता है और बॉडी को हार्म करता है तो बेटा इट इज नोन एज एंडोपैरासाइट, और जब कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी के ऊपर लगता है, फीड करता है, बॉडी के ऊपर वाले सरफेस तक लिमिटेड रहता है और दिक्कत देता है इंसान को या होस्ट को, देन ऑन यूज करेंगे एक्सोपैरासाइट्स। ठीक है, एंडोपैरासाइट्स जनरली सबसे कॉमन पैरासाइट जो एंडोपैरासाइट है वो है आपका, बोलते हैं ना पेट में कीड़े हो गए। ठीक है, मीठा खाते हैं जो बच्चे ज़्यादा, उनको बोला जाता है कि पेट में कीड़े हो गए। वो कीड़े क्या है बेटा, वो एंडोपैरासाइट्स हैं एंड दे आर राउंड वॉर्म्स। ठीक है, लिवर फ्लूक, ये सभी आपके एंडोपैरासाइट्स हैं। एक्सोपैरासाइट्स जो बॉडी के ऊपर रहे, फॉर एग्जांपल लीच। ठीक है, लीच बॉडी के ऊपर अपने शक्कर के साथ अटैच करती है, फेस जो होता है उसका माउथ पोर्शन शक्कर उससे अटैच करेगी और आपका ब्लड स्ट्रीम से ब्लड को सक करती रहेगी। ठीक, चलिए इनको इरेज कर देते हैं ताकि आगे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा, जो जो टर्म्स आपको बताई जा रही हैं इनको आप साथ साथ अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करते चलेंगे बेटा। मैं नोटबुक चेक करते टाइम यही चीज़ चेक करूँगी कि मेरे बताए गए पॉइंट्स आपने मेंशन किए हैं या नहीं। अगर आपने मेंशन किए हैं इट मीन्स यू हैव टेकन द क्लासेस एंड इफ नॉट देन यू हैवंट टेकन द क्लासेस। चलिए, ये चीज़ हो गया। अब देखो, जो अंदर जा रही हैं बॉडी के, जो पैरासाइट्स बॉडी के अंदर जा रही हैं वो नई दुल्हन के जैसे हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी के बेटा अलग अंदर जो है फिजियोलॉजिकल कंडीशंस बड़ी ही स्पेसिफिक है, पीएच स्पेसिफिक है, ऑर्गन्स के अंदर ब्लड का पीएच स्पेसिफिक है, टेम्परेचर स्पेसिफिक है। ठीक है, तो प्रेशर स्पेसिफिक है। तो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग कंडीशंस हैं। अगर किसी पैरासाइट को, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को वहाँ जाके ठहरना है तो वही ठहर सकते हो, लेकिन हमारी बॉडी के साथ तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। बॉडी अडेप्ट नहीं करेगी आपके अकॉर्डिंग, यू हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द बॉडी। इसीलिए मैंने बोला है कि जो एंडोपैरासाइट्स है, बॉडी के अंदर जाने वाले पैरासाइट्स हैं, वो दे आर जस्ट लाइक अ न्यू ब्राइड विच हैज़ टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द family she is entering into. okay, अब एग्जाम्पल लो, सपोज कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कोई ऐसा पैथोजन है, कोई ऐसा पैरासाइट है जो कि आपके स्टमक में इन्फेक्शन कोज करता है। आपका स्टमक जो है वो उसका रेजिडेंशियल प्लेस है। ठीक है, आधार कार्ड में रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, स्टमक। तो स्टमक का पीएच आपको पता है लो होता है क्योंकि वहाँ HCl सिक्रेट होती है। ठीक है, गॉबलेट सेल्स वगैरह हैं और जो है वॉल जो है उसकी स्टमक की वो HCl रिलीज करती है, सिक्रेट करती है। तो जिस भी पैरासाइट को वहाँ सरवाइव करना है, स्टमक के अंदर सरवाइव करना है, उसको HCl के अकॉर्डिंग लो पीएच के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना आना चाहिए, अदरवाइज द बैक्टीरिया और द ऑर्गेनिज्म विल डाई। कोरोसिव होती हैं क्योंकि HCl और ये एसिड्स कोरोसिव होते हैं। ठीक है, देन
we will be discussing these 4 diseases today, जिनमें पहला है टाइफाइड, दूसरा निमोनिया, थर्ड इज कॉमन कोल्ड एंड फोर्थ इज मलेरिया। मलेरिया का बेसिक आज मैं आपको बताऊंगी। कल हम शुरुआत करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया से, ठीक है, कैसे उसकी लाइफ साइकिल चलती है, एंड देन वी विल टेक ऑन द फर्दर डिजीजेस। तो बेटा आपने नोट किया होगा, देखो मैंने ये नेम्स ना इटैलिक्स में लिखे हैं, ठीक है। व्हाई? अगेन कार्ल लिनस की बात को याद करो। he gave the binomial nomenclature and also mentioned how to write the scientific names in the notebooks, okay। या तो आप इनको इटैलिक्स में लिखोगे या फिर आप इनको अंडरलाइन करोगे, ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज करोगे। मैंने ये इसीलिए किया ताकि आपको पता लगे ये टाइटल है, अंडरलाइन इसीलिए किया, अदरवाइज कीप देम इन इटैलिक्स। नेक्स्ट, सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला आपको पता है कि ये क्या है बेटा? इट इज कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया, इज इट सो? किसकी कैटेगरी है सैल्मोनेला? इट इज कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया की कैटेगरी है, बैक्टीरिया की कैटेगरी है। और यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, कभी आप लोग भी भूल जाए। इट इज कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया। क्या होता है बेटा? सैल्मोनेला टाइफी जो है ये जनरली खाने के थ्रू या इन्फेक्टेड फूड, क्लोथ, इन चीज़ों की मदद से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। और कहाँ जाके एक्शन लेते हैं? दे एंटर द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन उनका होम प्लेस हो जाता है, रेजिडेंशियल एरिया हो जाता है, और इंटेस्टाइन में घुसने के बाद वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन दे गेट सर्कुलेटेड थ्रू द ब्लड। ब्लड के थ्रू बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में भी सर्कुलेट हो जाते हैं। अब सैल्मोनेला टाइफी बेटा इसका असर क्या होता है बॉडी में होने पे? ये करता क्या है बेटा? इट कॉजेज परफोरेशन इन इंटेस्टाइन। आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये उसके अंदर परफोरेशन होता है कि वॉल को स्पंजी कर देना। मतलब कई तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो इस टर्म को, परफोरेशन। मैंने शुरुआत में कैसे समझा था इसको स्कूल टाइम में कि छेद कर देना, छेद करना किसी चीज में, ठीक है। छेद करना इज नॉट एक्चुअल थिंग। इसका मतलब है कि आपने वॉल को थिन कर दिया है, जो भी इंटेस्टाइन की वॉल है उसको थिन कर दिया है बेटा। क्या किया है? थिन किया है, ठीक। तो ये इंटेस्टाइन की वॉल में परफोरेशन कर देती है, उसको छेद कर देती है। छेद हो जाएगी बेटा इंटेस्टाइन, तो क्या इंसान सर्वाइव कर पाएगा? नो। क्यों? क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। देखो इंटेस्टाइन रप्चर करेगी तो भी ब्लीडिंग होगी, परफोरेशंस होंगी तो भी ब्लीडिंग होगी। अच्छा, उसमें जो भी मटेरियल है वो लीक कर जाएगा बॉडी में। बेटा बॉडी को आदत तो नहीं है ना कि वो वेस्ट मटेरियल को इस तरह से ओपन में लेके घूमे, तभी तो उसने स्पेसिफिक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स बनाई है, इंटेस्टाइन बनाई है उसको कैरी करने के लिए। तो परफोरेशंस इन इंटेस्टाइन कैन कॉज डेथ। इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं, वहां मल्टीप्लाई करते हैं, ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करते हैं। अच्छा, फिर इसमें हमें फीवर देखने को मिलेगा 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक का रेंज हमें देखने को मिलती है। और इस फीवर को आइडेंटिफाई करने के लिए विडाल टेस्ट होता है बेटा, ठीक है। इट इज एन इम्पोर्टेंट टेस्ट, काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, एसएससी वगैरह में, और तो आप यहाँ से इसको याद रखिएगा। देखो विडाल टेस्ट इज फॉर टाइफाइड। मैंने एक और टेस्ट बताया था आपको, एलिसा, कैंसर सेल्स के लिए एंड HIV एड्स के लिए, ठीक है। तो जो इस ऐसी चीजें आपके सामने आती है ना, उनको आप ग्रैब करते चला करो, दिमाग की परमानेंट जो स्टोरेज है ना उसमें स्टोर करते चला करो। फिर सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं बेटा बॉडी की कुछ इस तरह, जैसे जब भी बॉडी में कुछ दखल अंदाजी होती है ना, तो बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ साइंस और सिम्टम्स शो करती है। जो साइंस शो करती है बॉडी, जो इशारे देती है सामने वाले को समझाने के लिए कि भाई बॉडी में कुछ खराबी हो रही है, वो क्या कहलाते हैं? उनको सिम्टम्स बोलते हैं। तो द पर्सन हु इज infected by Salmonella typhi will experience weakness, stomach pain, constipation, headache and loss of appetite. Weakness, कमजोरी, stomach pain, पेट का दर्द, constipation means the stools are not passed easily or regularly. हेडेक, सिर दर्द, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि भूख नहीं लगना, ठीक है बेटा। भूख नहीं लगेगी ऑटोमेटिकली वीकनेस हो जाएगी, खाना नहीं खाओगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी बेटा। जब कुछ अंदर जाएगा ही नहीं तो बाहर क्या आएगा?
खाली पेट रहोगे स्टमक पेन हो जाएगा, और ग्लूकोज की कमी के कारण न्यूरॉन्स को एनर्जी नहीं मिलेगी और आपको हेडेक हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द वे यू कैन लिंक द थिंग्स एंड कैन लर्न देम। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। देखो स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस, कोकाई, कोकाई शेप कैसी होती है बेटा? सर्कुलर। दीज आर कोकी शेप। ठीक है, मैंने ये आपको करवाए हैं। कोकाई, विब्रियो, कोमालाई जो होते हैं इस तरह की, स्पाइरला यानी कि इस तरह की रिबन लाइक। ठीक है, ये अलग अलग शेप्स के बिहाफ पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करते हैं। जनरली ये प्रोटोजोआंस, हाँ प्रोटोजोआंस में देखने को मिलती है, नहीं बैक्टीरियाज में देखने को मिलेगी। प्रोटोजोआंस में फ्लैजिला और सीलिया होती है बेटा, ये बैक्टीरियाज में देखने को मिलती है। ठीक है, बैक्टीरिया का पार्ट है ये। अच्छा, जो रोड शेप्ड होती है उनको बोलते हैं क्या? बेसिली। ठीक है, ध्यान रखना बैक्टीरियाज को 5 ये 4-5 शेप्स हैं, उनके बिहाफ पे हम डिस्क्राइब करते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस यानी कि सर्कुलर शेप के हैं, न्यूमोनिया कॉजिंग है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा कॉजिंग है। ये दोनों मिलके क्या करते हैं बेटा? ये न्यूमोनिया कोज करते हैं इंसान के अंदर। अब न्यूमोनिया है क्या चीज़? जो आपकी एल्वियोलीज हैं, जो आपकी एयर सैक्स हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होती है लंग्स के अंदर, वो जो पोर्शन है बेटा उसके अंदर फ्लूइड भरना, उस कैविटी में फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ से मुझे याद आया कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की वीडियोस मैंने डाली हैं क्लास 11th के लिए। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन रिवाइजिंग दैट पर्टिकुलर चैप्टर देन यू कैन विजिट दोज वीडियोस। तो ये दोनों बैक्टीरिया क्या करेंगे बेटा? ब्लड की इसमें आपके नेसल पैसेज के थ्रू जाएंगे और क्या करेंगे? एल्वियोलीज में जाके फ्लूइड बनाना शुरू कर देंगे, एक टॉक्सिन रिलीज करेंगे जो कि फ्लूइड कॉज करेगा वहाँ। अब बेटा फ्लूइड भर जाएगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा गैसेस का इजीली, जिसकी वजह से इंसान को बहुत सारी दिक्कतें झेलने को मिलती हैं, जैसे फीवर, चिल्स होता है कि एकदम से ठंड चढ़ना। ठीक है, आप नॉर्मल है, नॉर्मल टेम्परेचर है आपका, और आपको एकदम से ठंड महसूस होनी शुरू हो जाए तो चिल्स, कफ, खांसी उठना, हेडेक, सिर दर्द, इन्फेक्टेड पर्सन ड्रॉपलेट्स। हाँ, फैलता कैसे है? मान लो मुझे इन्फ्लुएंजा है, मुझे कॉमन कोल्ड न्यूमोनिया हो रखा है, मैंने छींकी, स्नीजिंग हुई मुझे, या मैंने खांसी की, तो मेरे जो ड्रॉपलेट्स थे वो अब एनवायरनमेंट के अंदर है, मेरे नियर बाय एनवायरनमेंट के अंदर है। वो एनवायरनमेंट, अगर उस एनवायरनमेंट में मेरे क्लोज सर्कल में अगर कोई आता है तो वो बंदा भी अपनी इनहेलेशन के साथ उन ड्रॉपलेट्स को अंदर ले जाएगा। ऑटोमेटिकली द बैक्टीरियाज विल रीच द एल्वियोलीज एंड दे विल स्टार्ट डिस्ट्रक्शन ओवर देयर। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है, नेल्स जो है बेटा वो ठंड की वजह से ब्लू और ग्रेश कलर के चेंज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, डाइसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, these are some more diseases which are caused by bacteria। ये बैक्टीरिया हैं, ये याद रखेंगे आप, these are bacterias। ये भी बैक्टीरिया था, ये भी बैक्टीरिया है। ओके, आगे चलते हैं राइनो वायरस पे। राइनो वायरस क्या है भाई? देखो, राइनो वायरस की वजह से होता है कॉमन कोल्ड। सबसे आपने देखा होगा जब ये सर्दी जुकाम वाला सीजन आता है तो एक बार आपको ये फील होगा कि भाई सभी लोग जो है ना इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, हर कोई दूसरा बंदा जो है वो सर्दी जुकाम से पीड़ित है या ग्रस्त है। ठीक है, राइनो वायरस कॉज करता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में क्या है, हर कोई जानता है, छींक आएगी, आपका गला खराब होगा, आपको जो है बलगम निकलेगा, होर्स, आपकी वॉइस होर्स हो जाएगी, सोर थ्रोट होगा, गला दुखेगा। ठीक है, सांस नहीं आएगा सही से, कंजेशन होगा नोस्ट्रल और नेसल पैसेज में। ये सारे इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। इट इन्फेक्ट्स नेसल पैसेज बट नॉट द लंग्स। ये ध्यान रखने वाली बात है कि निमोनिया से ये किस तरह से अलग है बेटा, कि ये लंग्स को अफेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ नेसल पैसेज, आपके नोज और थ्रोट, विंड पाइप वाले एरिया को अफेक्ट करता है, लंग्स तक नहीं जाता है। नेसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, hoarseness, कफ,
हेडेक, टायर्डनेस, ये सब आपको देखने को मिलती हैं। एंड यू आर जनरली एडवाइज टू हैव द होम मेड काढ़ास, ठीक है। आपको बताशे और ये काली मिर्च, लौंग, इलायची वगैरह का दूध पिलाती है मम्मी हल्दी डाल के, सो डेट योर इम्यूनिटी कैन बी इनहेंस्ड, और आप इससे जल्दी कॉप अप हो जाएं, ठीक है। नेसल कंजेशन यानी कि नोज ब्लॉकेज, जिसके लिए आपको स्टीम लेने को बोला जाता है, ठीक है। सोर थ्रोट में विक्स, ओके। इट स्टेज फॉर 3 to 7 days एंड इज कम्युनिकेबल बाय ड्रॉपलेट्स। सेम वे है, इसको फैलने का तरीका सेम है, फैलाने का तरीका सेम है। इफ यू डोंट कवर योर, इफ अ इन्फेक्टेड पर्सन इज नॉट कवरिंग हिज और हर माउथ एंड नोज with handkerchief while sneezing or coughing, then the person releases droplets containing the virus into the environment, and the other healthy person when inhales the same droplets, the infection causing droplets, then the person suffers from the common cold. This is how it is communicable in the society. Fourth is प्रोटोजोआंस के बारे में बात करेंगे। ये प्रोटोजोआंस है बेटा, देखो इसका तो नाम ही बता रहा है, सीधा सीधा इंसान है, जैसा नाम वैसा काम, वायरस। अब प्रोटोजोआ की बात करते हैं। 3 मेजर प्रोटोजोआ हैं जिनको आप एमएससी तक मैंने सिर्फ 3 ही पढ़े हैं बेटा, पी फैल्सीपेरम, पी वाइवेक्स, पी मलेरिया। दीज ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम काइंड ऑफ मॉस्किटो रिलेटेड डिजीज। जैसे आपने मलेरिया सुना होगा, फलेरिया सुना होगा, डेंगू सुना होगा, ये सब किसकी वजह से होती है? प्रोटोजोआंस की वजह से होती हैं। क्या होता है कि ये प्रोटोजोआ जो है वो स्पोरोजाइट्स की फॉर्म में फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर एंट्री करते हैं, ठीक है। उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टे करेंगे, वहाँ गैमीट फ्यूज करेंगे, जो इसके प्रोटोजोआ के गैमीट्स हैं वो फ्यूज करेंगे और स्पोरोजोइट्स रिलीज हो जाएंगे, मतलब वो एग हैच होंगे फीमेल के सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। एग हैच होने के बाद लार्वे रिलीज होंगे, और वो लार्वे मतलब जो स्पोरोजोइट्स बोलते हैं उनको, वो स्पोरोजोइट्स जब भी फीमेल मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को सक करेगी, ब्लड सक करेगी किसी का, तो वहाँ वो उसके निब के थ्रू जो है वो रिलीज कर दिए जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू घूमते घूमते स्पोरोजोइट्स कहाँ जाएंगे? ह्यूमन के लिवर के अंदर जाएंगे, और ह्यूमन लिवर सेल के अंदर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ मैच्योरेशन के बाद फिर ये दोबारा से ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेंगे और ऑल ओवर बॉडी सर्कुलेट हो जाएंगे। दिस इज हाउ मलेरिया कॉजेज डिस्ट्रक्शन इन आवर बॉडी, एंड वी मस्ट से दैट मलेरिया इज वन ऑफ द डेंजरस डिजीजेस व्हिच इज स्प्रेड बाय वेक्टर्स। ओके, वेक्टर क्या है बेटा? हमने वेक्टर के बारे में बायोटेक वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वेक्टर जो है वो व्हीकल का काम करता है, यानी कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा। और यहाँ एनोफिलस मॉस्किटो जो है वो वेक्टर का काम करती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि जो ये है मलेरिया और डेंगू के जो प्रोटोजोआ हैं या जो पैरासाइट्स हैं, इसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से एक मॉस्किटो है और दूसरा कौन है? ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो यहाँ आज हम क्लास को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम पिकअप करेंगे, मलेरिया और डेंगू से पिकअप करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, नोट साथ साथ बना लेना। बाय बाय।